अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन और इससे रिलेटेड डिफरेंट केसेस। डियर स्टूडेंट, टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को टच कर दें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो पहले की तरह पहले हम अपना टॉपिक स्टडी करेंगे, कोलिजन के बारे में स्टडी करेंगे कंप्लीटली, और फिर इसी से रिलेटेड हम जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पब्लिक सर्विस, एमडी कैट, ई कैट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं किस तरह से पूछे जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो इसलिए आप एमसीक्यूज को तभी सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से जब आपको थ्योरी का पता होगा, थ्योरी का आपको कंसेप्ट होगा, तभी आप आगे चल के उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कोलिजन क्या है? सबसे पहले तो सिंपल सा एक टॉपिक है। कोलिजन का मतलब होता है टू बॉडीज। जब दो बॉडीज एक दूसरे के करीब आती हैं, इंटरेक्शन जो होता है उनके दरमियान, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। सो इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ड्यू टू देयर क्लोजनेस। तो जब वो एक दूसरे के करीब आती हैं तो कोलिजन होती है। अब कोलिजन भी हमारे पास दो टाइप्स की है। एक हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, एक हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम किसी भी पैरामीटर की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसके साथ एक आइडियल केस लाजमी होता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, आपके पास एक इलास्टिक कोलिजन है और एक इन इलास्टिक कोलिजन है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें सिंपल लिखा हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन को कहते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन उसे कहते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। सो डियर स्टूडेंट, कोलिजन के अंदर हमारे पास दो कंजर्वेशन लाजमी यूज होते हैं। एक हमारे पास होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो जब भी आप टोटल एनर्जी निकालेंगे तो आपके पास सेम आएगी, क्योंकि आपको पता है टोटल एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, जब हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की, तो इलास्टिक कोलिजन में हम कहेंगे ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये दोनों ही कंजर्व रहते हैं। और इन इलास्टिक कोलिजन में हम कहेंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ना हो लेकिन मोमेंटम रिमेन्स द कांस्टेंट। तो इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कांस्टेंट होगा, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। इसके बाद जो स्टूडेंट हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी चाहे हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है चाहे हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट होती है। सिर्फ ये है कि जब हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो ये जो एनर्जी होती है ट्रांसफॉर्म हो जाती है अदर फॉर्म के अंदर। वो भी हम अभी आगे चल के इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। सो इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी लेकिन जो आपके पास मोमेंटम है ये भी कंजर्व होगा। जो डिफरेंस होगा वो है यहां पर काइनेटिक एनर्जी पर, कि हमारे पास इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम नहीं होगी इनिशियल टू फाइनल। अब डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि हमारे पास इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी कहीं कांस्टेंट है तो कहीं कांस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने कहा इलास्टिक एनर्जी के अंदर एनर्जी लॉस नहीं होगी। अगर एनर्जी लॉस नहीं होगी तो ये आइडियल कंसीडरेशन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनर्जी लॉस ना हो। सो आइडियल कंसंट्रेशन है। इसमें जब भी हम सरफेस कंसीडर करते हैं, स्मूथ सरफेस कंसीडर करते हैं और बॉडी जो है वो नॉन रोटेटिंग बॉडी कंसीडर करते हैं, हम इसमें कहते हैं कि फ्रिक्शन भी नहीं है, हीट लॉस भी नहीं है, नो साउंड प्रोड्यूस, नो डिफॉर्मेशन एनर्जी लॉस, और ना ही ये एक बॉडी जब दूसरी के साथ कोलाइड करेगी तो स्टिक होगी। सो नो स्टिकिंग। सो ये सारी जो बातें हैं इनको हम इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, हीट लॉस नहीं है, साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं इलास्टिक। अब इन इलास्टिक कोलिजन क्योंकि एक रियल केस है तो इसमें ये सारी बातें होंगी। स्लाइडिंग सरफेस भी होगा, रफ सरफेस भी होगा, रियल कंसिडरेशन है। इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस हर वक्त मौजूद है, ड्रैग फोर्स मौजूद है,
एंड हीट एनर्जी भी होगी, इसमें साउंड भी प्रोड्यूस होगा जब कुलियन होगी, और सरफेस, ये जो एनर्जी लॉस है ये सरफेस की सॉफ्टनेस पे डिपेंड करता है। एनर्जी डिफॉर्मिंग में भी लॉस होगी, स्टिकिंग, जब दो बॉडीज आपस में स्टिक करेंगी तो भी एनर्जी लॉस होगी। इसी तरह से एडहेसिव और कोहेशन की वजह से भी एनर्जी लॉस होगी। तो ये हमारे पास है लॉसेस इन इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन। स्टूडेंट, अब इलास्टिक कुलियन वन डायमेंशन की बात करते हैं। इसमें हमने दो तीन चीजें प्रूव करनी होती हैं और उस प्रूफ की तरफ चलते हैं। सो इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन, उसी तरह से आपने कंसीडर करना है कि हमारे पास ये टू बॉल्स हैं, एक का मास आपके पास m1 है, इसका m2 है, बोथ मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2 है, v1 ग्रेटर देन v2। फिर ये दोनों बॉल्स आपस में करती हैं कोलाइड, m1 m2 से कोलाइड करती है, m1 एक्शन करती है, m2 रिएक्शन करती है, और रिएक्शन के बाद ये दोनों बॉल्स फिर से एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं। इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 डैश, इसकी v2 डैश, और टकराने के बाद v2 डैश ग्रेटर हो जाती है v1 डैश से। सो आपने यहां पर प्रूव किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक आपके पास था m1 v1 प्लस m2 v2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, m1 को एक साइड पे ले जाएंगे। जैसे आपके पास है m1, इधर आपके पास है m1 v1, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा m1 v1 डैश दैट इज इक्वल टू m2 v2 डैश, इधर मौजूद है, m2 v2 को इधर लेकर आएंगे तो ये भी हमारे पास माइनस का हो जाएगा। सो अब यहां से आप m1 कॉमन ले लें तो आपके पास बनता है v1 माइनस v1 डैश, और यहां से आप m2 कॉमन ले लें तो v2 डैश माइनस v2, ये आपके पास आ गया फर्स्ट रिलेशन। सो इलास्टिक कुलियन के अंदर दो कंजर्वेशंस होती हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक आपके पास हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इसी तरह से दैट इज इक्वल टू 1/2 हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, वही काम हम दोबारा करेंगे, m1 वालों को एक साइड पे रखेंगे, इधर आपके पास 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर, क्योंकि ये जो इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब इसे उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा। सो 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर, ये जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर। यहां पर हमारे पास एक तो 1/2 कॉमन आ रहा है, दूसरा m1 कॉमन आ रहा है। सो v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ 1/2 m2 कॉमन आ रहा है तो v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। सो 1/2 से 1/2 कैंसिल, आपके पास आ गया m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, और इधर आ गया आपके पास m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला यहाँ फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b के इक्वल होता है, तो इसी को लिखते हैं m1 v1 माइनस v1 डैश और v1 प्लस v1 डैश, इसी तरह से इधर भी m2 v2 डैश माइनस v2 और v2 डैश प्लस v2। सो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 पर इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं, तो हम लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1, तो इक्वेशन 2 पर 1 को डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 2m1 v1 माइनस v1 डैश, और यहां पर प्लस में है ये v1 प्लस v1 डैश, और ये आपके पास आ गई लेफ्ट साइड, और इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड से इसको डिवाइड करते हैं, वो है आपके पास m1 v1 माइनस v1 डैश दैट इज इक्वल टू m2
v2 डैश माइनस v2 डैश प्लस v2 डिवाइडेड बाय m2 v2 डैश माइनस v2। सो डियर स्टूडेंट इक्वेशन 1 2 को हमने कर दिया डिवाइड। अब जो करते हैं जैसे m1 भी करता है v1 माइनस v1 डैश, इधर से m2 कट गया, v2 माइनस v2 डैश भी कट गया, आपके पास बचा v1 प्लस v1 डैश दैट इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। तो ये रिलेशन आपके पास आ गया। अब हम एक काम करते हैं कि जो आपके पास फाइनल वेलोसिटीज हैं उनको एक साइड पे ले जाते हैं और इनिशियल वेलोसिटीज को एक साइड पे। तो इसको लिखते हैं v1 और v2 इधर आएगा v1 माइनस v2 दैट इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। डियर स्टूडेंट ये जो आपके पास v1 माइनस v2 है ये है आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये वो रिलेटिव वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से m1 m2 तक पहुंचता है। इसी तरह से ये जो आपके पास v2 डैश माइनस v2 है, ये v2 डैश माइनस ठीक है v1 डैश। सो v2 डैश माइनस v1 डैश ये क्या है आपके पास, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये वो रिलेटिव वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से दोनों पोल्स आपस में कोलाइड होने के बाद दोबारा एक दूसरे से दूर दूर हुई हैं। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोथ आर इक्वल। सो इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन 3 में से हमने v1 डैश की सपोज्ड वैल्यू निकाल लेनी है। सो आप v1 डैश की वैल्यू निकालें तो इधर आपके पास है v2 डैश प्लस v2, इस v1 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस v1 हो जाएगा। अब ये v1 डैश की आपने वैल्यू निकाली। डियर स्टूडेंट ये जो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला रिलेशन है, अब इसी रिलेशन में हमने इस v1 डैश की वैल्यू को पुट कर देना है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, देखें ये है आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 डैश की ये वैल्यू पुट करें v2 डैश प्लस v2 माइनस v1 और प्लस ये वाली टर्म m2 v2 डैश। अब इस m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m1 v2 डैश प्लस m1 v2 माइनस m1 v1 और प्लस m2 v2 डैश। डियर स्टूडेंट ये v2 डैश वाले को इसी साइड पे रखेंगे और इन दोनों टर्म्स को हम इधर लेंगे। इधर आपके पास पहले क्या चीज मौजूद है, वो है आपके पास m1 v1। ये जो माइनस m1 v1 है जब ये इधर आएगा तो इधर हो जाएगा प्लस का m1 v1। एक और टर्म है आपके पास m2 v2 जब ये आपके पास m1 v2 इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी माइनस m1 v2। तो इधर आपके पास बच गया m1 v2 डैश और प्लस m2 v2 डैश। सो डियर स्टूडेंट m1 v1 m2 v2 ये बना आपके पास 2m1 v1। यहां दोनों में आपके पास v2 कॉमन है तो m2 माइनस m1 हमने लिया यहां से v2 कॉमन और इधर से हमने लिया है m1 प्लस m2 और इधर से हमने ले लिया v2 डैश कॉमन। डियर स्टूडेंट अब m1 m2 को इधर लेंगे तो ये दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 2m1 v1 प्लस m2 माइनस m1 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू v2 डैश। अब इस m1 प्लस m2 को दोनों पर अलग-अलग डिवाइड कर दें। सो 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 v2 ओवर m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू v2 डैश। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी आ गई। सो आपने सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी निकाली, अब फर्स्ट बॉल की भी फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली। यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे जहां पर आपने v1 डैश की सपोज्ड वैल्यू ली थी, अब हम v2 डैश की सपोज्ड वैल्यू लेंगे। सो आपके पास क्या बनेगा v2 डैश दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v1 डैश माइनस v2।
आपने V2 डैश की वैल्यू निकाली, ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस V2 हो जाएगा। अब बिल्कुल यही मेथड है, जिस तरह से आपने V1 डैश की वैल्यू लेके इसी इक्वेशन में पुट कर दी और इसे सॉल्व किया और V2 डैश फाइनल वेलोसिटी निकाली। अब इसी फार्मूले में हम दोबारा से यही काम करेंगे और अब हमने V2 डैश की वैल्यू पुट करनी। तो ये आपके पास है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2 और V2 डैश की ये वैल्यू, सो v1 प्लस v1 डैश माइनस v2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, m1v1 डैश प्लस m2v1 प्लस m2v1 डैश माइनस m2v2। उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स डैश वालों को एक इसी साइड पे रहने देंगे और इन दो टर्म्स को उठा के हम इधर ले आएंगे। तो इधर आपके पास पहले मौजूद है m1v1, सो जो v1 वाला है इसको पहले ले आए m2v1 को, ये हो जाएगा माइनस m2v1। उसके बाद हमारे पास इधर है m2v2 और इस माइनस m2v2 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस m2v2। तो आपके पास इधर क्या बच गया, आपके पास बचा m1v1 डैश प्लस m2v1 डैश। ये स्टूडेंट यहां से आप v1 कॉमन लें, आपके पास बचेगा m1 माइनस m2v1 और m2v2 प्लस m2v2, ये हो गया आपके पास 2m2v2 दैट इज इक्वल टू, यहां से v1 डैश कॉमन लेंगे m1 प्लस m2, इधर आ गया v1 डैश। अब इस m1 प्लस m2 को जब दोनों साइड इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड होगा, ये आपके पास बनेगा m1 माइनस m2 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m2v2 ओवर m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू v1 डैश। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट इलास्टिक कुलीन इन वन डायमेंशन में हमने दो चीजें जो है वो सीखी हैं। एक हमने क्या चीज फाइंड की है कि हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये आपस में इक्वल हैं, और दूसरा इलास्टिक कुलीन के बाद हमारे पास m1 की फाइनल वेलोसिटी v1 डैश वो और m2 की फाइनल वेलोसिटी v2 डैश हमने फाइंड की है। अब इसके कुछ डिफरेंट केसेस हैं। केस नंबर 1, पहला केस ये है कि आपके पास जो दोनों बॉल्स हैं, ये आपके पास m1 है, ये आपके पास m2 है, तो दोनों के मासेस सेम हैं, m1 इज इक्वल टू m2। तो आपने इनकी फाइनल वेलोसिटीज फाइंड करनी। ये मैंने दोनों रिलेशंस यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि हम थोड़ा सा इसको समराइज कर सकें। सो डियर स्टूडेंट m1 इज इक्वल टू m2, हम इसको लिखेंगे m, इसको m के इक्वल लिखेंगे। अब जहां आपके पास m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 होगा तो वो टर्म जीरो हो जाएगी। जब जीरो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो सारी की सारी ही टर्म जीरो हो जाएगी। इस हिसाब से आपके पास जो v1 डैश बचता है वो बचता है 2mv2 ओवर m प्लस m, और जो v2 डैश बचता है ये टर्म जीरो हो गई, आपके पास बचा 2mv1 ओवर m प्लस m। सो डियर स्टूडेंट यहां पर आपके पास v1 डैश दैट इज इक्वल टू 2mv2 ओवर m प्लस m, ये भी 2m हो गया, 2m से 2m कटा, v1 डैश दैट इज इक्वल टू v2 और v2 डैश दैट इज इक्वल टू 2mv1 ओवर m प्लस m, ये भी 2m, 2m से 2m कैंसिल हो गया, सो v2 डैश इज इक्वल टू v1। तो कुलियन के बाद m2 की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो m1 की फाइनल वेलोसिटी और m1 की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो m2 की फाइनल वेलोसिटी बन गई। सेकंड केस है m1 इज इक्वल टू m2 एंड v2 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों बॉल्स का हमारे पास मास तो सेम है लेकिन m2 रेस्ट में है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, जहां आपके पास m1 m2 है दैट इज इक्वल टू m, इसका मतलब जहां आपके पास m1 m2 होगा वो टर्म आपके पास हो जाती है 0। जब ये आपके पास 0 होगा तो v1 डैश ये किसकी इक्वल होगा, 2m2v2 ओवर m1 प्लस m2, और ये जो आपके पास v2 डैश बनेगी ये बनेगी आपके पास 2m1v1 ओवर m1 प्लस m2। लेकिन स्टूडेंट आपके पास v2 ये जो सेकंड बॉल है
ये रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो v2 जो है ये भी तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, और जहां हम m1 प्लस m2 लिख रहे हैं वहां हम लिखेंगे m। तो जब जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे का सारा ही जीरो हो जाएगा, और जो v2 डैश होगा 2mv1 ओवर m प्लस m, तो 2mv1 ओवर 2m से 2m कैंसल, सो v2 डैश इज इक्वल टू v1। सो डियर स्टूडेंट v1 डैश का मतलब क्या है? v1 डैश का मतलब ये है कि जब m1 m2 के साथ कोलाइड करेगा तो कुलियन के बाद m1 रेस्ट में आ जाएगा, और m2 की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो m1 की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। मतलब ये m2 है रेस्ट में है, और ये m1 मूव करता हुआ जैसे ही m2 के साथ कोलाइड करेगा m1 रेस्ट में आ जाएगा, और m1 की इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा। केस 3 है हमारे पास m2 ग्रेटर देन m1। हमारे पास m1 जो है m2 के मुकाबले में वेरी स्मॉल है, और m2 जो है ये रेस्ट में है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है v2 दैट इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट m1 का मास m2 के मुकाबले में इतना कम है कि हम कहते हैं कि m1 दैट इज अप्रोचेस टू 0 एज कंपेयर टू m2। तो m2 के मुकाबले में m1 का मास ना होने के बराबर है, इसलिए हम m1 जो है वो 0 पुट करेंगे। अब दो चीजें आपने 0 पुट करनी है, एक तो आपने m1 को 0 पुट करना है और एक आपने v2 को 0 पुट करना है। सो डियर स्टूडेंट यहाँ इस रिलेशन में v2 जब आप 0 पुट करेंगे ये सारी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, इधर जब आप m1 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो v1 डैश है ये आपके पास m1 माइनस m2 v1 ओवर m1 प्लस m2 हो जाएगा, और जो आपके पास v2 डैश है m1 0 पुट करने से ये सारा 0 हो गया, ये बचेगा m2 माइनस m1 प्लस m2, और यहां पर आपके पास v2 है। यहां पर भी आते हैं। सो डियर स्टूडेंट यहां पर आपने m1 पुट करना है 0, तो ये आपके पास 0 माइनस m2 v1 ओवर 0 प्लस m2, सो ये माइनस m2 v1 ओवर m2, सो m2 से m2 कैंसल, सो माइनस v1। तो आपके पास v1 डैश माइनस v1, और v2 भी तो 0 है हमारे पास, सो v2 डैश ये m2 माइनस 0 ओवर m1 0 प्लस m2, और ये v2 0 होने की वजह से सारी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि m1 जिस वेलोसिटी से मूव करता हुआ m1 से m2 के साथ टकराएगा, m1 m2 से टकराएगा तो बाउंस बैक होगा उसी वेलोसिटी के साथ, लेकिन इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, क्योंकि इलास्टिक कुलियन है इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। और इसी तरह से जो m2 है आपके पास, तो कुलियन के बाद m2 की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। m2 टकराने से पहले भी रेस्ट में था और टकराने के बाद भी रेस्ट में रहेगा, और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। सो डियर स्टूडेंट इलास्टिक कुलियन वन डायमेंशन के लास्ट केस की तरफ चलते हैं, चौथे केस की तरफ चलते हैं। इस केस में m1 वेरी वेरी हैवियर देन m2, तो m2 आपके पास लाइट बॉडी है और m1 जो है ये हैवी बॉडी है। m1 जो ये इनिशियल वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, लेकिन m2 जो है ये रेस्ट में है और इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटीज हमने फाइंड करनी है। सो डियर स्टूडेंट वही केस कि जहां आपके पास m2 0 है वो सारी टर्म आपने 0 करनी है, तो v1 डैश दैट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। डियर स्टूडेंट इसी तरह से आपके पास m2 का जो मास है m1 के मुकाबले में वेरी वेरी स्मॉल है, इसीलिए हम क्या करेंगे m2 को भी तकरीबन हम लिखते हैं कि दैट इज अप्रोचेस टू 0 एज कंपेयर टू m1 के मुकाबले में इसका मास ना होने के बराबर है, तो m2 0 पुट करेंगे। सो यहां पर आपके पास m2 भी आप 0 पुट करेंगे तो v1 डैश दैट इज m1 माइनस 0 v1 ओवर m1 प्लस m2 की बजाय 0, तो आपके पास बचा m1 v1 ओवर m1, सो m1 से m1 कैंसल, तो v1 डैश इज इक्वल टू v1। सो डियर स्टूडेंट मैसिव बॉडी m1 जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी कुलियन के बाद उसकी वही वेलोसिटी रहेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज
नहीं आएगा, ना ही उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा। जिस डायरेक्शन में m1 जा रही थी उसी डायरेक्शन में ही जाती रहेगी, कुलियन की वजह से उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम आते हैं m2 की तरफ। सो जहां v2 0 है वहां आपने 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। सो v2 डैश दैट इज इक्वल टू 2 m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। अब आपने क्योंकि यहां पर m2 को 0 पुट करना है तो इस वजह से 2 m1 v1 ओवर m1, m1 से m1 कैंसिल तो v2 डैश इज इक्वल टू 2v1। सो स्टूडेंट जो लाइट बॉडी है जो m2 है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो m1 की जो वेलोसिटी थी स्टार्ट में उसकी ट्वाइस होगी, उससे डबल हो जाएगी। अगर m1 की शुरू में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो m2 की फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये थे हमारे पास इलास्टिक कुलियन इन इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन और उसके डिफरेंट केसेस। उम्मीद है बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।